वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट विधेयक के बारे में और ये विधेयक है अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024। यह विधेयक पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा जो है पास किया गया है और यह जो विधेयक आया है वह खास तौर से तब आया जबकि 7 और 8 अगस्त की रात में एक महिला डॉक्टर ट्रेनिंग के साथ एक दर्दनाक जो हादसा हुआ जो कि पूरा देश हिल गया। और हादसा ये था कि रेप के बाद उसकी जो है हत्या कर दी गई। तो इस केस को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 जो है वो अपने विधानसभा में लाया। ठीक है, तो कल की डेट मतलब कि 3 सितंबर को यह बिल जो है वो पेश किया गया और यह बिल जो है वो पास हो चुका है। अब पास होने के बाद यह बिल जो है वो राज्यपाल के पास पहुंचेगा और राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक बन जाएगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। तो कुल मिला के इस बिल के अंतर्गत क्या क्या बातें हैं, इस विधेयक के अंतर्गत क्या क्या बातें हैं, उसकी हम बात करेंगे। साथ में एनसीआरबी मतलब कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो डेटा हैं और डेटा जो रिलेटेड है खासतौर से महिलाओं के प्रति अपराध से संबंधित उन सारे डेटा का जो हम जिक्र इस वीडियो में करेंगे और देखेंगे कि भारत में मतलब कि अपने देश में महिलाओं के प्रति जो हिंसा है, दुराचार है, जो आपराधिक जो घटनाएं हैं उनका लेवल क्या है। और साथ में हमारी एनालिसिस जो है वो स्टेट को भी लेकर रहेगी, राज्यों की स्थिति का भी जो है हम जो है इस वीडियो में जिक्र करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 से। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अपराजिता एंटी रेप बिल के जो प्रावधान है मतलब कि जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उसमें क्या है इसकी बात। तो पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा फोकस की गई है जिस बात पे उसकी हम चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट यह है कि अगर रेप पीड़िता की मौत होती है या फिर वह कोमा में जाती है तो दोषी को फांसी दी जाएगी। तो देखिए, अगर मौत होती है तो फांसी तो होनी है, अगर वो कोमा में भी चली जाती है इस घटना के बाद मतलब कि रेप के बाद तो उस जो दोषी होंगे उनको जो है फांसी की सजा हो जाएगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट, रेप गैंगरेप के दोषियों को पैरोल के बिना उम्र कैद की सजा दी जाएगी। ये दूसरा पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट इसमें यह रखा गया है कि रेप केस की जांच 21 दिनों में पूरी करनी होगी और इसे 15 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब कि पूरी जो जांच की जो अधिकतम समय सीमा रखी गई है वह 21 प्लस 15 मतलब कि टोटल 36 दिन रखा गया है। ठीक है, 36 डेज में सारी सारी जांच जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए। और जो एक्स्ट्रा ये जो आप 15 दिन देख रहे हैं यह 15 दिन का जो रिलैक्सेशन है वह मिलेगा उस शहर के मतलब कि जिस शहर में यह घटना हुई है उसके पुलिस अधीक्षक के द्वारा। ठीक है, तो टोटल 36 डेज में जांच जो है वो पूरी करनी है। चौथा पॉइंट ये है कि हर जिले में अपराजिता टास्क फोर्स बनाई जाएगी। ठीक है, तो अपराजिता टास्क फोर्स बनाए जाने के बाद जो है इस अपराजिता एंटी रेप बिल में रखी गई है। तो ये जो बिल है एक राज्य सरकार के द्वारा जो है विधानसभा में लाया गया और वह राज्य सरकार है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो कल 3 सितंबर को यह बिल जो है प्रस्तुत किया गया और यह बिल जो है विधानसभा से पास हो चुका है। जैसा कि मैंने बताया कि इसको इसको जो है एक्ट बनने में, अधिनियम बनने में के लिए क्या होगा कि इसको जो है राज्यपाल के पास जो है वो जाना होगा और राज्यपाल के द्वारा इस पे जो है हस्ताक्षर करना होगा। मतलब कि राज्यपाल की मंजूरी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि एक्चुअली में जो क्रिमिनल प्रोसीजर होता है इससे संबंधित जो कानून होते हैं इस पे कानून बनाने का अधिकार जो है वो राज्य के साथ जो है वो केंद्र सरकार की भी होती है। मतलब कि केंद्र सरकार भी कानून इस पे बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। इसका मतलब अगर हम लोग भारत के संविधान के हिसाब से देखें तो यह जो मैटर है यह कंकरेंट लिस्ट का है। किसका? कंकरेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची का विषय है। तो समवर्ती सूची के विषय पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। लेकिन अगर केंद्र सरकार ने जो है इस मामले में कानून बना के रखा है तो उसको जो है राज्य सरकार को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। या एक सिंपल सी बात, केंद्र सरकार के जो भी कानून होते हैं उसके द्वारा बनाए गए वो जो है राज्य सरकारों को जो है उसको फॉलो करना पड़ता है। अब इसमें चूंकि जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकती है तो कन्फ्लिक्ट की स्थिति में ध्यान दीजिएगा, राज्य सरकार का कानून और केंद्र सरकार का कानून कंकरेंट मतलब कि समवर्ती सूची के जो विषय हैं जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीजर इस पे दोनों बना सकते हैं। लेकिन जब कन्फ्लिक्ट की स्थिति होगी तो केंद्र सरकार का जो कानून है वह जो है डोमिनेट कर जाएगा। ठीक, अब बात यह आती है कि
चूंकि यह विधानसभा में पास हो चुका है, अब राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल जो है, चूंकि यह कंकरेंट सब्जेक्ट का मैटर है, तो यह जो है राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, ठीक। और राष्ट्रपति के पास पहुंचने के बाद, उनकी मंजूरी के बाद जो है यह जो बिल जो है वो अधिनियम में या एक्ट में या कानून का रूप धारण करेगा। अब बात आती है कि अगर राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो क्या वह इस पे सिग्नेचर करेंगे कि नहीं करेंगे, मतलब कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कोई भी कार्य जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह पे करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब कि जो रूलिंग पार्टी है उसकी मंजूरी अब जो है होनी चाहिए। अगर हम जो मोटे तौर पे बात करें तो रूलिंग पार्टी जो है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, और केंद्र के हिसाब से देखा जाए तो जो तृणमूल कांग्रेस है, ठीक, जो टीएमसी है जिसकी मुखिया ममता बनर्जी है, और उन्हीं की सरकार जो है पश्चिम बंगाल में है। तो केंद्र के अनुसार टीएमसी जो है वो विपक्ष में है। तो ये हो सकता है कि राष्ट्रपति जो है इस बिल पे जो है अपनी सहमति न जताएं, और उनकी सहमति न मिलने पर राज्यपाल भी जो है अपनी सहमति न दें, मतलब कि वह जो है हस्ताक्षर इस बिल पे न करें। तो अगर राज्यपाल इस पे हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो यह बिल जो है वो ठंडे बस्ते में पड़ सकता है, और यह बिल जो है अधिनियम या कानून नहीं बन पाएगा। तो अभी तक की, मतलब कि आज 4 सितंबर है, आज तक की कहानी ये है कि यह जो बिल है वह पश्चिम बंगाल की विधानसभा से ही पास है, अभी यह कानून नहीं बना है, ठीक। तो जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि आखिर इस बिल में क्या है उस पे, ठीक। तो ये जो 4 पॉइंट है यह जो है इस बिल में हम लोगों ने देखा, किसमें, अपराजिता एंटी रेप बिल में, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर इसके तहत, मतलब ये जब कानून आएगा तो भारतीय न्याय संहिता में क्या क्या चेंजेस होंगे, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है वहां पे क्या फेरबदल होगा। तो एक और चीज ध्यान रखिए, जो भारतीय न्याय संहिता है, ठीक, जो भारतीय न्याय संहिता है बीएनएस, वह केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है, ठीक। तो अब केंद्र सरकार का यह जो है कानून है, अब इसमें राज्य सरकार के किसी प्रावधान के द्वारा इसमें जो चेंजेस किए जा रहे हैं, तो क्या केंद्र सरकार जो है इसको सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी, यही कुछ पॉइंट्स हैं जहां पे यह बिल जो है वो फंस सकता है, ठीक। तो देखिए, जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, वहां पे क्या चेंजेस हैं। तो बिल ड्राफ्ट में भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 64, सेक्शन 64, 66, 71, 71, 72, 1, 73, 124, 124, 124(2) में बदलाव का प्रस्ताव है, ठीक। अब ये जो है वो केंद्र के कानून में जो है वो बदलाव की बात कर रहा है। कौन कौन, राज्य का कोई कानून, ठीक, जो कि विधानसभा में पास है। तो यहाँ पे जो है कंफ्लिक्ट पैदा हो सकता है। दूसरा, इसमें मुख्य तौर पर रेप की सजा, रेप और मर्डर, गैंग रेप, लगातार अपराध करना, पीड़ित की पहचान उजागर करना, एसिड अटैक के मामले शामिल है, ठीक है। तो ये जो धाराएं हैं वो किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है मुख्य तौर से रेप की सजा, रेप और मर्डर, गैंग रेप, लगातार अपराध करना, पीड़ित की पहचान उजागर करना, एसिड अटैक के मामले इसमें जो है मुख्य तौर पे शामिल हैं। इसमें जो सेक्शन 65(1) है, 65(2) और 72 को हटाने का प्रस्ताव जो है रखा गया है, ठीक। तो ये जो प्रोविजन है वो हट जाएंगे, जो तीसरे पॉइंट में लिखा गया है। इसमें 12, 16 और 18 साल से कम उम्र के दोषियों को सजा दी जाती है, ठीक। इसमें 12, 16 और 18 साल से कम जो दोषी हैं उनको सजा देने की बात की जा रही है। तो मतलब कि जो है एडल्ट जो की उम्र है 18 साल, उससे जो कम है उनकी भी सजा देने की बात का जो है इसमें प्रावधान है। तो ये है पॉइंट नंबर 4। अब हम आगे बात करेंगे, एनसीआरबी की रिपोर्ट की अब चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एक जो संक्षिप्त परिचय था, अपराजिता, जो महिला एवं बाल विधेयक जो था 2024 उसके बारे में। अब हम लोग बात करेंगे एनसीआरबी के डेटा के बारे में, ठीक। तो देश में महिलाओं के गुनहगारों की सजा की दर जो है वो भारत में बहुत कम है, ठीक। तो अब बात करेंगे कि भारत में देश में महिलाओं के गुनहगारों की जो सजा की जो दर है वह क्या है, ठीक। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों की सजा की जो दर है 2021 में 26.5% रही, मतलब कि 100 में से लगभग 26.5% लोगों को जो है सजा मिलती है। 2020 में यह जो प्रतिशत था वो और ज्यादा, कितना, 29.8% था।
मामलों में लंबित दर जो है चौंकाने वाली है और यह है 95%। मतलब कि 95% जो केसेज जो है वो पेंडिंग में पड़े रहते हैं। और ये खास तौर से किसके लिए बात की जा रही है, वह मामले जो महिलाओं के खिलाफ जो आपराधिक मामले हैं, ठीक है, महिलाओं के खिलाफ जो आपराधिक मामले हैं उनकी उनकी जो जो पेंडिंग रेट है वो है 95%। मतलब कि केवल और केवल जो है 5% जो केस जो है वो आगे बढ़ पा रहा है। आगे चलते हैं। अगर बंगाल में महिलाओं के गुनहगारों की सजा जो है वो सबसे कम है, अगर स्टेट वाइज अगर बात किया जाए, मतलब कि बंगाल में अगर महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध होता है, ठीक इस तरीके के कुकृत्य होते हैं, तो जो सजा का रेट है वो बहुत ही कम है। जैसा कि ये आप टेबल देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल में मात्र जो सजा की दर है वो 2.5% है। मतलब कि 97.5% जो अपराधी हैं वो छूट जाते हैं। तो अगर अगर पेंडिंग केसेस की बात करें तो पेंडिंग केसेस जो है 98.1% है। मतलब इनकी अभी तक सुनवाई जो है वो अभी कतार में लगी हुई है। तो 98.1%, मतलब ये बहुत ज्यादा जो है वो लचर व्यवस्था दिखा रहा है किसकी, जो है वो जुडिशरी सिस्टम की। असम की अगर बात जुडिशरी सिस्टम और लॉ एंड ऑर्डर दोनों की बात करें, असम में बात की जाए तो 3.9% है सजा की दर, और वहीं पे जो पेंडिंग केसेस है वो 95.8% है। गुजरात की बात करें तो यह है 5%, और वहीं पे पेंडिंग केसेस 97.4% है। गोवा 5.3%, और पेंडिंग केसेस 95.3% है। आंध्र प्रदेश 5.6% जो है वो सजा की दर है, जबकि पेंडिंग केसेज जो है 86.7% है। तो ये परसेंटेज देख के ये लग रहा है कि केसेज जो है वो जाते हैं लेकिन उनका जो है कुछ हो नहीं पाता है, या जो है बहुत लंबी प्रक्रिया में वो फंसे रहते हैं। इसी वजह से जो अपराजिता जो बिल लाया गया उसमें उसमें जो है फास्ट ट्रैक की बात की गई है, बहुत जल्दी से जल्दी जो है जांच पड़ताल हो, और जो मैक्सिमम जो डेज रखेंगे 36 डेज रखेंगे, ठीक है। वैसे 21 डेज में जो है जांच पड़ताल जो है पूरी कर लेनी है। केवल 15 दिन आपको जो पुलिस अधीक्षक की अनुमति से मिल सकते हैं एक्स्ट्रा। तो ये जो है बात काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। आगे का पॉइंट, ये जो आप लोग डेटा मतलब ये जो ग्राफ देख रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए, इस हेडिंग से आप लोग देखिए, रेप में बच निकलते हैं गुनाहगार। मतलब कि यहाँ पे परसेंटेज दिखाया जा रहा है कि कितने परसेंट रेप के जो गुनाहगार हैं वो बच निकलते हैं। तो अगर साल 2013 से लेके 2019 तक का जो आंकड़ा है उसको में देखिए, तो जो रेप के जो एक्यूज्ड हैं, जो रेप के जो दोषी हैं, उसमें 27.1% यह परसेंटेज था 2013 में। 2014 में 28%, 2015 में 29.4%, 2016 में 23.9%, 2017 में 32.2। देखिए 2017 में 32.2% अपराधी जो है वो बच के निकल जाते थे, ठीक। 2018 में 27.2 और 2019 27.8। देखिए ये जो आंकड़ा जो प्रस्तुत किया गया एनसीआरबी के द्वारा, यह जो है 2013 से किया गया। अब बात आती है कि 2013 को जो है रेफरेंस ईयर क्यों लिया गया है, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि दिसंबर 2012 में निर्भया रेप कांड हुआ था, उसके बाद 2013 में एक बहुत ही मजबूत कानून आया था, ठीक है। बहुत ही मजबूत कानून आया था। महिलाओं के प्रति कोई अपराध होता है, हिंसा होती है, उसको लेकर, ठीक। लेकिन इतने मजबूत कानून आने के बावजूद भी आप देखिए 2013 से लेकर अगर 2019 की बात किया जाए, तो महिलाओं के प्रति जो अपराध है, ठीक, या जो अपराधी हैं उनमें जो है, उनमें से जो है वो मतलब उनके प्रति जो केसेस हैं, ठीक, वो सही साबित ना होने के चलते वो कितने जो फ्री हो जाते हैं, ठीक, कितने जो है छूट जाते हैं। तो ये जो है वो काफी भयानक आंकड़ा है। तो दोष साबित ना होने की स्थिति में जो बच के निकल जाने का जो रेट है वो काफी ज्यादा हाई है, ठीक। तो हो सकता है गवाह सबूत ये सब ना मिलने की वजह से जो है ये रेप के जो दोषी हैं वो बच निकलते हैं। लेकिन ये जो परसेंटेज वो काफी ज्यादा है। तो ये है स्थिति तब जब निर्भया कांड के बाद अपने देश में एक मजबूत कानून बना था तब। अब यहां से ये इंडिकेट होता है कि मजबूत कानून बन जाना ही इसका सोल्यूशन नहीं है। एक बहुत ही जो है शानदार कानून बन जाए, बहुत ही जो है वो खतरनाक कानून बन जाए, तो उससे जो है महिलाओं के प्रति जो रेप के केस हैं, जो भी आपराधिक गतिविधियां हैं वो रुक जाएंगी। तो यह संभव नहीं दिख रहा है, ये खास तौर से ये आंकड़े बता रहे हैं। आगे चलते हैं और पिक्चर जो है वो क्लियर होगी। तो देखिए, गिरफ्तारी 4 लाख, जो महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं उनमें जो गिरफ्तारी है वो 4 लाख है। जो दोषी साबित होते हैं मात्र
33,000। ठीक है, तो ये परसेंटेज क्या है, मात्र 10%, 10% से भी कम। मतलब कि जो 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 दोषी साबित होने की रेट है वो 10% से भी कम है। ये तो गजब का यार स्थिति है। और ये ध्यान दीजिए, ये जो है वो फ्रेम किया हुआ आंकड़ा नहीं है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, ठीक, जो कि भारत में आपराधिक घटनाओं का जो है डेटा कलेक्ट करता है। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2021, ठीक है, 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध करने के लिए 4,28,806 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और वहीं पे 5,55,089 के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। वहीं 33,725 दोषी ठहराया गया और 1,07,324 को जो है बरी कर दिया गया। तो जो दोषी ठहराए गए मात्र 33,725 है, मतलब अगर देखा जाए तो मात्र लगभग 10% से भी कम। तो ये तो कंडीशन है। अब ये जो यहाँ पे ये जो ग्राफ देख रहे हैं, मतलब कि देश के वो राज्य जो रेप के केसेस में जो है वो आगे हैं। तो यहाँ पे देखिए, राजस्थान जो है वो पहले नंबर पे है। राजस्थान वह स्टेट है, राजस्थान वह स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं, कितना, 5,399। दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश, जहां पे 3,690 केसेस। मध्य प्रदेश में 3,029 केसेस। महाराष्ट्र 2,904 केसेस। हरियाणा 1,787। उड़ीसा 1,464। झारखंड 1,298। छत्तीसगढ़ 1,246। दिल्ली 1,212। असम 1,113 और पश्चिम बंगाल 1,111। ठीक, यह स्थिति है राज्यों की। अब जो रेप में शर्मसार करते हुए राज्य हैं, उनमें हम टॉप 5 की बात करते हैं। ठीक है, वह टॉप 5 के वह कौन से राज्य हैं जहां पे जो रेप की घटनाएं सबसे ज्यादा हैं। तो पहले नंबर पे है राजस्थान। ठीक, अभी हम लोगों ने देखा था दूसरे जो इससे पहले वाला जो इंडेक्स था, राजस्थान 5,399। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है 3,690। तीसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश 3,029। महाराष्ट्र 2,904 तीसरे नंबर पे है, सॉरी चौथे नंबर पे है। केरल जो है वो 2,518 केसेस के साथ, रेप के केसेस के साथ जो है वो 5वें नंबर पे। तो ये टॉप 5 वह स्टेट हैं जो रेप की केसेस जो है जहां पे सबसे ज्यादा है। तो ये जो स्थिति है, अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जो बड़े स्टेट हैं वो जो है वो जो है वहां पे रेप के केसेस जो ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और साउथ का जो है एक ही है, वो है केरल। सामाजिक कलंक, अब बात आती है कि आखिर इस तरह के जो आंकड़े आ रहे हैं उनके पीछे का सबसे बड़ा फैक्टर क्या दिख रहा है। ठीक है, तो एनसीआरबी के अनुसार, ठीक है, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है 2015-16 के अनुसार कि आखिर इस तरह से जो है वह मामले क्यों आ रहे हैं, इस तरह के डेटा क्यों आ रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जो हेडलाइंस देख रहे हैं कि सामाजिक कलंक और बदले के डर से नहीं दर्ज होते रेप केसेस। तो मतलब कि रेप तो होते हैं लेकिन केसेस जो है दर्ज क्यों नहीं होते। अगर दर्ज हो भी जाते हैं तो ये जो केसेस आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं, ये पेंडिंग क्यों रहते हैं, या बहुत सारे केसेस जो विड्रॉ क्यों कर लिए जाते हैं, उसके पीछे का कारण। तो उसके पीछे का कारण जो है कलंक, मतलब कि जो सामाजिक जो इज्जत की जो बात की जाती है वो एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि बदले की डर, मतलब कि ऐसा ना हो कि जो अपराधी है वह उनकी फैमिली को ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। ठीक है, तो वो जो डर है, वह डर जो है बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से इस तरह के जो केसेस होते हैं वो दर्ज नहीं होते हैं। ठीक, या इसके लिए जो है आवाज नहीं उठती है। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जो नेशनल, एनसीआरबी नहीं है, यह नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, एनएफएचएस के अनुसार, मतलब कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के आधार पर भारत में 99%, ये जो डेटा है काफी चौंकाने वाला है, 99% से अधिक रेप के मामले दर्ज नहीं किए जाते हैं। और इसका कारण है सामाजिक कलंक और प्रतिशोध। जो सामाजिक कलंक और प्रतिशोध का जो डर है वह मुख्य कारक है जो पीड़ित के सामने आने में बाधा बनते हैं। तो ये जो स्टिग्मा है, सोसाइटी का स्टिग्मा, ठीक, जो सामाजिक जो कलंक है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। और जो अपराधी हैं उनके द्वारा प्रतिशोध या जो बदला लेने की जो प्रवृत्ति है, उसका जो डर है, इस डर की वजह से जो है जो पीड़ित होता है उसको जो है न्याय नहीं मिल पाता है और वह जो है वो केस आगे करने के लिए नहीं बढ़ता है। तो 99% से अधिक मामले जो है दर्ज नहीं किए जाते हैं अपने देश में। अब निर्भया के बाद
जो है वो जैसा कि मैंने बताया कि दिसंबर 2012 में निर्भया रेप कांड होता है और उसके बाद 2013 में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के लिए जो है बहुत ही मजबूत कानून आता है। अब उसके बाद जो है देश की स्थिति क्या होती है उसको देखिए। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो मतलब कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध जो है वो दिनों दिन बढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2013 के बाद कानून जो आया उसके बाद ये जो केसेस हैं वो कम देखने को मिले, इसमें जो है कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,45,256 मामले हैं। कितना? 4,45,256 दर्ज किए गए और 2021 की तुलना में 4% अधिक ही था। मतलब कि पिछले साल की तुलना में जो है इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ना कि घटोतरी, ठीक है। तो यानी कि हर एक घंटे में अगर इस आंकड़े को जो है हर घंटे के हिसाब से देखा जाए तो हर एक घंटे में 51 महिलाओं के साथ अपराध हुआ है, ठीक है। तो महिलाओं के साथ इस तरह के जो आपराधिक घटनाएं हैं उसका रेट अगर निकाला जाए तो हर घंटे जो है 51 महिलाओं का जो है 51 महिलाओं के साथ जो है इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। तो काफी जो है ये डरावने आंकड़े हैं। रेप और गैंग रेप के साथ मर्डर, ठीक है। रेप और गैंग रेप के साथ मर्डर के मामले में सबसे आगे है उत्तर प्रदेश। ये जो आप आंकड़ा देख रहे हैं ये एवरेज है 6 सालों का, ठीक है। तो 6 वर्षों का जो है आंकड़ा यहाँ पे दिया गया है। तो 6 वर्षों के राज्यवार मतलब कि स्टेट वाइज जो है ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें सबसे पहले स्थान पे है उत्तर प्रदेश। मतलब कि उत्तर प्रदेश में 280 केसेस जो है वो दर्ज किए गए। मतलब कैसे केस? रेप और गैंग रेप के बाद जो है मर्डर वाले मामले, ठीक है। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश 207, असम में 205, महाराष्ट्र 155, कर्नाटक 79। तो ये जो है वो टॉप 5 स्टेट वो हैं जहां पे रेप और गैंग रेप के साथ जो है वह पीड़िता का जो है मर्डर कर दिया गया। तो ये तो स्थिति है जहां उन राज्यों की जहां पे जो है लॉ एंड ऑर्डर की बात की जा रही है, ठीक है। अब हम लोग इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे या उस पॉइंट की बात करेंगे कि आखिर जो भारत में बलात्कार के जो कारण हैं वह क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो 7 पॉइंट को जो मैंने रखा है। एक तो जो सबसे पहला फैक्टर निकल के आता है वह है पेट्रियार्कल सोसाइटी, ठीक है। जो पितृसत्तात्मक समाज है वह इसका एक मुख्य कारण है। दूसरा है महिलाओं की सुरक्षा का अभाव। जो सेफ्टी मेजर्स है वीमेंस को लेके वह हमारे देश में बहुत कम है, ठीक है। तो जो महिलाओं की सेफ्टी से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी लैकिंग देखने को मिलती है। इस वजह से जो है यह फैक्टर भी जो है भारत में बलात्कार का मुख्य कारण है। दूसरा शिक्षा की कमी। नेक्स्ट है विकृत मानसिकता। जो डिस्टॉर्टेड माइंड है वह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। विकृत जो मानसिकता है वो काफी जो है वो इंपॉर्टेंट प्ले करता है इस तरह की घटनाओं के लिए। नशा और नशीली दवाओं का प्रभाव, ठीक है। ड्रग्स और ड्रग्स एब्यूज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके साथ कानून और न्याय प्रणाली की कमजोरी, ठीक है। यहाँ पे न्याय व्यवस्था या न्याय जो जुडिशरी सिस्टम है उसमें बहुत सारी जो है खामियां देखने को मिलती है। अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केसेस की बात करें तो लगभग 3 करोड़ केसेस जो पेंडिंग जो है वो आज की डेट में पड़े हुए हैं। तो जो जो पेंडिंग केसेस की रेट हम लोगों ने देखा कि मोर देन 90% केसेस जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उसका रीजन यही है कि हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है उसके पास उस तरह से ना तो ह्यूमन रिसोर्सेज है, ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है। तो ये सब जो है कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं जो है देखने को मिलती हैं। अभी हाल फिलहाल में एक केस का मैं जिक्र करूं, 1992 जोधपुर का केस था। वहां पे जो है गैंग रेप 1992 के गैंग रेप का जो है घटना थी और उसके जो दोषियों को जो सजा मिली है वह अगस्त मतलब कि लास्ट महीने अगस्त 2024 में मिला है। क्या? अगस्त 2024 में। मतलब कि इतने सालों के बाद जो है उन अपराधियों को जो है वो दोषी सिद्ध किया गया। अब उनको जो है सजा का जो है वो बात की गई। तो इतने वर्षों मतलब कि 32 साल 33 साल के बाद जो है वो अपराधियों को जो सजा मिल रहे हैं। तो ये भी हो सकता है जो अपराध करने वाला इस बीच में जो है वो स्वर्ग ही सिधार गया हो। तो इस तरह की न्याय व्यवस्था जो है वो चिंता का विषय है। अगर हाल फिलहाल में कहें तो अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई और उसमें जो चीफ गेस्ट थी वो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी। द्रौपदी मुर्मू का
इस तरह की जो डिले है, जस्टिस में जो डिले है, उसको लेके जो काफ़ी काफ़ी संवेदनशील जो है शब्दों का जो है वो बोला गया है, ठीक है? उनका कहना ये था कि इस तरह की स्थिति जो काफ़ी भयावह है और इसके लिए जो है हमें तत्काल कुछ कदम उठाने चाहिए, ठीक? तो उनका मुख्य तौर से ये कहना था कि न्याय न्याय के लिए ये बोला जाता है कि मतलब कि भगवान के घर देर है, ठीक, अंधेर नहीं। लेकिन देर मतलब कि ये जो लेट लतीफ़ी है, उसकी भी एक सीमा जो है वो फ़िक्स होनी चाहिए। देर मतलब कितना? इतना भी देर नहीं कि जो जो पीड़ित है, ठीक, उसको जो है न्याय मिलने की कोई चाह ही ना रह जाए, ठीक, उसकी इच्छा ही खत्म हो जाए। तो इस तरह के पॉइंट जो है वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। सभी लोग इसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन एक कंक्रीट चीज़ जो है वो नहीं निकल पा रही है। और इसके पीछे जो है सबसे जो बड़ा फैक्टर है, वह आता है वह आता है पैसा, ठीक है? तो लॉ एंड ऑर्डर ये जो सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है या इस तरीके के जो चीज़ें हैं, उसके लिए जो है काफ़ी काफ़ी जो है वो पैसा इनपुट करने की ज़रूरत है, उसमें पैसे लगाने की ज़रूरत है। इस वजह से जो न्याय व्यवस्था है, उसमें जो है वो त्वरित एक्शन देखने को मिलेगा, ठीक? और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ का भी कहना है, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, उनका भी कहना है कि एक ऑल इंडिया लेवल पे जो है जुडिशरी सर्विस कमीशन की भी जो है व्यवस्था किया जाए और उसके तहत जो है वो जजों की नियुक्ति की जाए। इस तरह की बात उन्होंने रखा है, ठीक? 7वां पॉइंट है महिलाओं की स्वतंत्रता का विरोध, ठीक है? तो 7वां पॉइंट क्या है? महिलाओं की स्वतंत्रता का विरोध। ये भी जो है फैक्टर है। अब इन 7 फैक्टर के अलावा एक और फैक्टर ये है कि जो कल्चरल ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है, ठीक है? मतलब सांस्कृतिक संक्रमण। तो हमारा जो देश है इस समय सांस्कृतिक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। अगर 2011 के सेंसस की अगर बात किया जाए तो हमारे यहाँ मात्र 31.2% जो है अर्बनाइजेशन था। तो धीरे-धीरे जो है अर्बनाइजेशन का लेवल जो है बढ़ रहा है और मेरे कहने का मतलब ये है कि अर्बनाइजेशन के लेवल बढ़ने के साथ जो वेस्टर्न कल्चर का जो इन्फ्लुएंस है वो भी हमारे समाज पे बढ़ रहा है, ठीक है? तो इस समय का जो भारतीय समाज है, ना तो पूरी तरीके से वेस्टर्नाइज़ हो पा रहा है, ना तो पूरी तरीके से इंडियनाइज़ हो पा रहा है। मतलब कि भारतीय संस्कृति को रिस्टोर करना और वेस्टर्न संस्कृति को रिस्टोर करना, इसमें जो है एक घमासान जो है बना हुआ है, ठीक? तो ये अभी जो है हमारा भारतीय समाज एक ट्रांजिशन के फेज़ से चल रहा है, ठीक है? और इस ट्रांजिशन फेज़ को सांस्कृतिक संक्रमण कहा जाए तो गलत नहीं होगा, ठीक? तो ये भी जो विरोधाभास है वेस्टर्न और ईस्टर्न का, ठीक है, या ये कहा जाए वेस्टर्न और इंडियन का, ये भी जो है एक कन्फ्लिक्ट इस तरह की घटनाओं को जो है वो जन्म दे रहा है, ठीक? तो तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुख्य कारण बन सकते हैं किसके, भारत में बलात्कार के। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस ऐसे समसामयिक मुद्दों पे हम जो है रोज वीडियो लाते रहेंगे और ऐसे जो मुद्दे हैं आपसे डिस्कस जो है हम करते रहेंगे। ये वीडियो जैसा भी लगा आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।